Good morning, dear student. Today is our second part of the lesson Poverty as a Challenge, where we will start our new topic, and that is poverty as seen by social scientists. मतलब जो गरीबी होती है उसको सोशल साइंटिस्ट किस नज़रिए से देखते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड. सिंस पोवर्टी हैज़ मेनी फैसेट्स, एक नया वर्ड हमको मिला है फैसेट. उसका मतलब होता है फीचर ऑफ समथिंग, फीचर ऑफ समथिंग. सिंस पोवर्टी हैज़ मेनी फैसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स. जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो एक अलग अलग इंडिकेटर से उसको देखते हैं. यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. तो वो इंडिकेटर क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ इनकम, मतलब एज ए इंडिविजुअल कितना पैसा वो हर महीने कमा रहा है या हर दिन कमा रहा है, या उसका कंजम्पशन लेवल. कंजम्पशन लेवल मतलब फूड लेने का कंजम्पशन लेवल, कितना कैलोरीज वो खाता है वो इंसान. बट नाउ पोवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल. अब फूड कंजम्पशन, बाद में इनकम लेवल, इसके अलावा इलिटरेसी लेवल मतलब पढ़ाई लिखाई का प्रमाण कितना है, कितना वो कम पढ़ा लिखा है. जितना कम पढ़ा लिखा उतना वो गरीब होगा, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना वो रीच होगा. लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण. अगर जितना खाना हमको चाहिए उतना अगर नहीं मिलता है तो माल न्यूट्रिशन का हम शिकार बनते हैं, मतलब कुपोषण से हम गुजरते हैं. वीकनेस आता है बॉडी में. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर. अगर किसी इंसान बीमार पड़ता है और वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है बिकॉज ऑफ द मनी, पैसे न होने के कारण, तो वो गरीब होता है. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अगर आपके पास प्रॉपर जॉब नहीं है तो भी आप गरीब कहलाओगे, क्योंकि जॉब नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो यू विल बी अनेबल टू हैव अ मेडिकल ट्रीटमेंट, यू विल हैव अनेबल टू ब्रिंग प्रॉपर फूड फॉर योर फैमिली. लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. और गरीब अगर हो आप तो आपको आर ओ का पानी नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलेगा. सैनिटेशंस, आपके एरिया में जहाँ रहते हो आप, गटार का पानी, नालियों का पानी घर के से सामने से जाएगा. आप देखो जहाँ रिच लोग होते हैं वहाँ का सैनिटेशन जो भी होता है, नालियाँ गटार अंडरग्राउंड होते हैं, वहाँ क्लीननेस ज़्यादा होता है. एनालिसिस ऑफ पोवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वनरेबिलिटी. अब गरीबी का और एनालिसिस किस पर होता है? सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी के कुछ ग्रुप, एससी हो, एसटी हो, अगर ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप किसी पॉलिसी से, किसी डेवलपमेंट से अगर छूट जाते हैं, या फिर वनरेबिलिटी. अब वनरेबिलिटी मतलब क्या होता है? सोसाइटी में ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जैसे हैंडीकेप हो गए, ओल्ड पर्सन हो गए, ऐसे लोगों को डेवलपमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वो ज़्यादा सफ़र होते हैं, तो ऐसे से भी गरीबी आ सकती है. मीन्स एनालिसिस ऑफ पोवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वनरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन. तो आजकल एक सोशल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम या वनरेबिलिटी मतलब सोसाइटी में कुछ लोग सोशल एक्सक्लूड होते हैं, जैसे एससी और एसटी, ये जो ग्रुप है इनका डेवलपमेंट कंपेयर टू द ओबीसी और ओपन कम होता है. बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लेस इकोनॉमी, उनको पूरी डेवलपमेंट नहीं मिलता है. और कुछ सोसाइटी में वनरेबल ग्रुप होते हैं जैसे कि हैंडीकैप हो गए, विडो वुमेन हो गए, तो ऐसे को भी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इससे भी गरीबी बढ़ सकती है. तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल एक्सक्लूजन एंड वनरेबिलिटी. क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन और व्हाट इज मीन बाय वनरेबिलिटी. तो आपको ये दोनों कंसेप्ट समझने चाहिए. एक्चुअली दोनों का अर्थ कुछ हद तक सेम ही है. सोशल एक्सक्लूजन मतलब ऐसे ग्रुप जो समाज से छूटे गए हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट, और वनरेबिलिटी मतलब ऐसे ग्रुप लाइक हैंडीकैप्ड या विडो वुमेन जिनका डेवलपमेंट बहुत ही कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, और उनका एजुकेशन ले लो. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन. अब सोशल एक्सक्लूजन क्या है वो हम देखने वाले हैं. According to this concept, poverty must be seen in terms of poor
having to live only in a poor surrounding with other poor people। तो इसके अनुसार क्या होता है कि गरीब लोग अगर गरीब लोगों के साथ रहते हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स, मतलब बेटर सराउंडिंग में अगर लोगों को अच्छा पॉलिसीज मिलता है, डेवलपमेंट होता है, और ये लोगों को नहीं मिलता है, तो समझ लेना दिस ग्रुप इज excluded from social development। Social exclusion can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। अब ये सोशल एक्सक्लूजन जो हो है वो गरीबी का एक कारण हो सकता है, और अगर गरीबी आपके कंट्री में, आपके डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रही है, आपके स्टेट में बढ़ रही है, समझ लेना कि पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे सोसाइटी में SC, ST, OBC, ओपन, ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो अगर पर्टिकुलर ग्रुप डेवलपमेंट नहीं मिलता है, गरीब ही रहते हैं, अनएजुकेटेड ही रहते हैं, इलिटरेट ही रहते हैं, तो समझ लेना उस पर्टिकुलर ग्रुप में गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी और बाकी के ग्रुप ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल, OBC हो, ओपन हो, SC हो, ST हो, ऑल शुड हैव अ प्रॉपर एजुकेशन, ऑल शुड हैव अ प्रॉपर इकोनॉमिकल कंडीशन, ऑल शुड गेट जॉब। तो ये होना चाहिए। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ कुछ ग्रुप छूट जाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, मतलब किसी ग्रुप को फैसिलिटी मिलेगा, किसी ग्रुप को नहीं मिलेगा। वो बाय द एजुकेशन होगा, बाय द गवर्नमेंट होगा, या बाय द सोसाइटी रूल होगा। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स देयर बेटर्स एंजॉय, मतलब आप अगर गुजरात में रह रहे हो, मोरबी में, राजकोट में रह रहे हो, तो पर्टिकुलर ग्रुप जो भी अलग अलग जातियाँ होंगी आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ग्रुप होंगे, SC ग्रुप होंगे, ST ग्रुप होंगे, OBC होंगे, ओपन होंगे, तो पर्टिकुलर जातियाँ होंगी, ग्रुप होंगे, तो पर्टिकुलर ग्रुप को डेवलपमेंट, एजुकेशन, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अच्छा मिलेगा और पर्टिकुलर को नहीं मिलेगा, बेचारे वो पीछे रहेंगे, तो उसमें गरीबी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सरकार ने ट्राई करना चाहिए कि ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल, ऑल कास्ट पीपल शुड गेट अ proper education, proper job opportunities। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities। तो सबसे मेन एक कारण है इंडिया में कास्ट सिस्टम। हमारे इसमें कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, कोई सुनार होता है, गोल्डस्मिथ होता है, तो कोई मतलब अलग अलग जातियाँ होती है, कोई कॉबलर होता है, तो कोई चम्हार होता है जो जूतों सिलने का काम करता है, कोई गोल्डस्मिथ होता है, कोई अलग अलग जो जॉब करते हैं। तो कास्ट जो भी होती है, हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट बहुत रिच है इंडिया में, और पर्टिकुलर कास्ट फॉर एग्जांपल SC और ST जो कास्ट में कैटेगरी में आते हैं, दे आर हैविंग वेरी लेस डेवलपमेंट, दे आर हैविंग वेरी लेस एजुकेशन। सोशल एक्सक्लूजन thus may lead to can cause more damage than having a very low income। अगर आपका लो इनकम है, उससे आपका डेवलपमेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा अगर किसी सोसाइटी में कोई सोशल एक्सक्लूजन होता है किसी ग्रुप का, तो भी ज़्यादा गरीबी बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज़ वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी मतलब क्या? अब वनरेबिलिटी का मतलब भी आपको सोशल एक्सक्लूजन जैसे ही मिलेगा, सिर्फ इसमें फ़र्क पड़ेगा कि जैसे इसमें पर्टिकुलर ग्रुप होंगे जो विडोज़ होंगे, विडो वीमेन है, ओल्ड पर्सन है, हैंडीकैप पर्सन है, इनका डेवलपमेंट थोड़ा कम होगा कंपेयर टू द अदर पीपल। तो ये भी एक कारण है गरीबी बढ़ने का। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as widow और फिजिकली हैंडीकैप, मतलब विडोज लेडीज़ जिनके हस्बैंड मरे हुए हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो जिस अपाहिज है, हैंडीकैप है, किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स।
मतलब कोई कोई सोसाइटी में ये लोग क्या होते हैं, गरीब ही रहते हैं। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। मतलब सोसाइटी में कुछ ग्रुप के पास एसेट मतलब घर, फार्म्स, खेती बाड़ी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, अच्छा हेल्थ नहीं होगा और जॉब नहीं होगा। तो ये अगर किसी लोगों के पास नहीं है तो समझ लेना दे आर वनरेबल ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर आपको पता होते हैं, उसको बोलते हैं नैसर्गिक संकट, जिसमें भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स, सुनामी आता है, टेररिज्म, ये अलग अलग ये है। टेररिज्म वी कांट से नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज अर्थक्वेक्स और सुनामी हम बोल सकते हैं। ये तो मैन मेड है, टेररिज्म, आतंकवाद। तो देखो सोसाइटी की ये जो वीकर सेक्शंस होते हैं, विडो वुमेन हो या फिर हैंडीकैप पीपल हो, ये पर्टिकुलर समय में मतलब जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, तो ये लोगों का लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं वो तो अपनी जान बचाकर जा सकते हैं या डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बेचारे इनको सपोर्ट कोई नहीं होता है, क्योंकि अगर जिस औरत का, जिस लेडीज़ का हस्बैंड मरा हुआ है, विडो है, तो उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। तो इन लोगों को ज़्यादा मतलब तकलीफ सहन करनी पड़ती है लाइफ में। Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks। बाद में फिर ये लोगों जो वनरेबल ग्रुप होते हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी बहुत ही कम होता है। आप देखो ना, कोई विडो वुमन और कोई हैंडीकैप नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद उस सिचुएशन को कम संभाल पाएगा, क्योंकि अगर इंसान हट्टा कट्टा है तो भूकंप आने के बाद घर अगर टूटता है फिर से अच्छा जॉब कर लेगा, अच्छा बनाएगा, उसके फैमिली मेम्बर का हेल्प लेगा, घर बांधेगा, काम करेगा। बट एक विडो वुमेन अगर जिसका हस्बैंड नहीं है वो अकेली कहाँ कहाँ जाएगी, या फिर हैंडीकैप पर्सन वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। इन फैक्ट vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs। तो अगर कोई ग्रुप वनरेबल है, अगर कोई ग्रुप सोशल एक्सक्लूडेड है, तो वो ज़्यादा सफ़र होता है। जब भूकंप आता है या जब प्रॉब्लम आता है तब ये लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं कंपेयर टू द अदर पीपल। इसलिए सोशल एक्सक्लूजन को समझना, वनरेबिलिटी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर 3 या 5 मार्क के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। राइट व्हाट इज मीन बाय सोशल एक्सक्लूजन और व्हाट इज मीन बाय वनरेबिलिटी। नाउ न्यू टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड एंड दैट इज पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, पॉवर्टी की लाइन। मतलब किसको हम गरीब बोलेंगे, मतलब क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि ये इतना हासिल करने के बाद ये लोग गरीब कहलाएंगे और ये लोग गरीब नहीं कहलाएंगे, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज मीन बाय पॉवर्टी लाइन, हाउ यू विल एक्सप्लेन पॉवर्टी लाइन। मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर के लोग अमीर होते हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग गरीब होते हैं। At the center of the discussions on poverty is usually the concept of the poverty line। तो ये जो poverty का सेंटर डिस्कशन है उसका मेन पार्ट poverty line ही है। A common method used to measure poverty is based on the income or the now see, a common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels।
अगर आपको समझना है कि कौन सा इंसान गरीब है और कौन सा इंसान गरीब नहीं है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि उस पर्सन का इनकम डेली कितना है और उसका कंजम्पशन लेवल मतलब वो जो फूड खाता है वो कितना कैलोरी का उसको मिलता है। क्योंकि हमको जितना कैलोरी चाहिए दिन के लिए, वो अगर किसी इंसान को मिल रहा है तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, इसलिए उतना कैलोरी वो खा पा रहा है। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको वो पर्टिकुलर कैलोरी का फूड मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimal level necessary to fulfill basic needs। मतलब किसी इंसान का इनकम और कंजम्पशन लेवल अगर बिलो जाता है टू मिनिमम लेवल्स नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, मतलब बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए जितना इनकम आपका डेली चाहिए, जितना कैलोरी कंजम्पशंस आपको मिलना चाहिए, अगर उतना मिलता है तो यू आर नॉट पुअर, अगर नहीं मिलता है तो यू आर पुअर। What is necessary to satisfy basic needs is different at different times and in different countries। तो what is necessary to satisfy basic needs, जो हमारी बेसिक नीड्स होते हैं उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, ये डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के अनुसार अलग अलग होता है। क्योंकि हर एक कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन, हर एक कंट्री का एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट अलग अलग होता है। Therefore, poverty line में vary with time and place। इसलिए समय के अनुसार और कंट्री के अनुसार, प्लेस के अनुसार पॉवर्टी लाइन हर एक देश का अलग अलग हो सकता है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। तो ईच कंट्री यूजेस इमेजिनरी लाइन, हर एक कंट्री एक काल्पनिक लाइन को यूज करता है दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, उसको एक अच्छा माना जाता है फॉर उसके डेवलपमेंट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर पुअर। अगर यूनाइटेड स्टेट में किसी इंसान के पास कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है। इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर अ लग्जरी। और इंडिया में अगर आपके पास कार है तो आपको थोड़ा रिच माना जाता है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc। While determining the poverty line in India, इंडिया में आपका poverty line ऊपर है या नीचे है, ये डिसाइड करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, आपको कितना फूड मिल रहा है, कितना कैलोरी आपको मिलता है, जितना चाहिए उतना अगर नहीं मिलता है तो आप गरीब है, जितना चाहिए आपके बॉडी को उतना अगर मिलता है तो आप गरीब नहीं हैं। क्लोथिंग आपको कैसे मिल रहा है, आप फटे हुए कपड़े पहनते हो या अच्छे पहनते हो। फुटवियर, चप्पल पहनने को है कि नहीं, आपको जूते पहनने को है कि नहीं। आप देखते हैं, हम देखते हैं रास्तों में बहुत से बेगर होते हैं, गरीब होते हैं। कुछ आप देखते हो कि बच्चे जिनके बालों को हेयर ऑयल नहीं मिलता है, कपड़े फटे हुए रहते हैं, चप्पल शूज़ नहीं होते हैं, फ्यूल एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, फ्यूल नहीं होता है गाड़ियों में, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees। फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको मल्टीप्लाइड किया जाता है उनके प्राइसेस से इन रुपीज़ में। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। अब इंडिया में देखो आपको कितना पर्टिकुलर कैलोरी चाहिए दिन का, वो अगर आप है तो आप अमीर हो या रिच हो उसका रिजल्ट आता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो हम देखने वाला है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल
का मतलब होता है अ ग्रेन यूज फॉर फूड, एग्जाम्पल व्हीट, मेज एंड राय। व्हीट, मेज एंड राय आर नोन एज सीरियल फूड। पल्सेस, पल्सेस आपको पता है दालें अलग अलग होती है। वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरीज। अगर इंडिया में आपको सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर ये सब मिलता है कैलोरी के फॉर्म में, तो आप गरीब नहीं हो, ऐसा एक इंडिकेटर है। बट ये फूड को हम कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे। द कैलोरी नीड्स वेराई डिपेंडिंग ऑन एज। अब इंडिया में या कोई भी कंट्री में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो एज वाइज अलग अलग होता है। एज वाइज अलग मतलब कोई 40 साल का इंसान है, कोई 10 साल का लड़का है, कोई 30 साल का लड़का है, कोई 60 साल का बूढ़ा पर्सन है। तो बूढ़ा पर्सन का डाइट इतना नहीं होगा 60 साल के ऊपर का जितना 30-35 साल वाले का होगा। 10 साल के लड़के का इतना डाइट नहीं होगा जितना 30-35 साल वाले का होगा। तो एज के अनुसार डाइट कम ज़्यादा होता है। सेक्स के अनुसार, सेक्स मतलब मेल फीमेल, जनरली कंपेयर टू द फीमेल, मेल का डाइट ज़्यादा होता है। एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, और पर्सन भी क्या काम करते हैं उसके अनुसार भी डिपेंड होता है। जैसे मैं एज ए टीचर अगर जॉब करता हूँ तो जनरली मैं सुबह में लंच में 2.5 या 3 चपाती खाता हूँ और रात में 2 चपाती खाता हूँ। वही एक किसान, एक फार्मर अगर खेती में काम करता है तो कम से कम 10 या 15 रोटी लंच के समय और रात में 8 या 10 रोटी खा सकता है, क्योंकि उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा है। एज अ टीचर मुझे क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्लास में घूमना पड़ता है, चेयर पर बैठना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो मेरा सिर्फ मुंह से पावर चलता है, मेरा फिजिकल वर्क इतना नहीं होता है जितना किसान का होता है। तो उसी प्रकार से अगर एक फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में बैठा है तो उसका डाइट कम होगा कंपेयर टू द वर्कर। अगर वर्कर ज़्यादा बोझा उठाता है, काम करता है, तो उसका डाइट ज़्यादा होगा क्योंकि उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल वर्क डाइट कम ज़्यादा होता है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। तो इंडिया में रूरल एरिया में पर पर्सन का कैलोरी 2400 एक्सेप्ट किया गया है एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। और हर दिन शहर में 2100 कैलोरी ये मेल का फीमेल का जो भी डाइट है ह्यूमन बीइंग का दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2400 एंड 2100, मतलब ऐसा क्यों कि भाई रूरल एरिया में पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरी अगर मिलता है तो वो गरीब नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो वो गरीब है, और शहर में ऐसा क्यों 2100 क्यों? क्योंकि बात सीधी है, रूरल एरियाज़ में मेहनत ज़्यादा होता है, फैसिलिटीज़ कम होता है, तो उनको वॉकिंग खेती में काम करना होता है, तो ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, तो कैलोरी ज़्यादा लगता है उनको। शहर में जनरली ऑटो होते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ होती है, लिफ्ट होती है घरों बिल्डिंगों में, इसलिए हमारा कैलोरी कंजम्पशन कम होता है। क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द कैलोरी कंजम्पशन फॉर अ रूरल एरिया? तो आंसर आएगा 2400 कैलोरीज। देन व्हाट इज द कैलोरी कंजम्पशन इन अ अर्बन एरिया? तो आंसर विल बी 2100, 2100 कैलोरी। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than urban areas. Once again we will see, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than urban areas. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than urban areas. विलेज एरिया में जो भी लोग होते हैं उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए अर्बन एरिया के तुलना में, शहर के तुलना में उनका कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिया है। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर
per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grain etc. is revised periodically, taking into considerations the rise in prices. ये चीज़ें फूड खरीदने के लिए आपका मॉनिटरी सिस्टम, आपके पास कितना पैसा है वो भी देखा जाता है, मतलब आपका अर्निंग कितना है और आपका कैलोरी कंजप्शन कितना है. ये दो इम्पोर्टेंट थिंग्स है पॉवर्टी लाइंस को डिसाइड करने के लिए. On the basis of this calculation for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at Rs 816 per month for the rural areas and Rs 1000 for the urban areas. अब देखो, on the basis of this calculation for the year 2011-12, 2011-12 में the poverty line for a person was fixed. मतलब अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में 816 रुपीज़ पर मंथ रूरल एरिया में कमाता है और 1000 रुपये फॉर द अर्बन एरिया 1000 रुपीज़ कमाता है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, the higher amount for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban center. अब कोई रूरल एरिया का इंसान अगर 816 रुपये दिन के कमाता है या फिर कोई इंसान अगर 1000 शहर में, अब शहर में 1000 इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता है कंपेयर टू द विलेजेस इन अ सिटी द प्राइजेस आर टू मच, इसलिए उनका अर्निंग थोड़ा ज़्यादा दिया है. इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 अ फैमिली ऑफ 5 members लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट Rs 4080 पर मंथ One minute. Now see. A family of 5 members living in rural areas and earning less than, एक विलेज की फैमिली अगर 4080 रुपीज़ पर मंथ विल बी द बिलो पॉवर्टी लाइन कमाते हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे. अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ Rs 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. वही शहर में 5 मेंबर के लिए कितना कमाना पड़ेगा उनको? 5000, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है इसलिए. द पोवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 years. जो भी पॉवर्टी लाइन होती है वो हर 5 साल के बाद आपका कैलोरी कंजम्पशन और आपका वो अर्निंग इनकम हर 5 साल के बाद देखा जाता है, चेंज होता है. बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्विस, हर 5 साल के बाद हमारे इंडिया में सर्वे किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसके ज़रिए हमको समझता है कि अभी हमने इनकम कितना बढ़ाना चाहिए, आप अगर गरीब नहीं कहलाओगे तो. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization. और हर 5 साल के बाद ये सर्वे होते हैं. इसको कौन करता है? NSSO. Question can come. Write the long form of NSSO. तो what is the long form? National Sample Survey Organization. ये करता है. However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. अब जो कंट्री बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज है, इसके लिए मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अपनाता है. मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1
पर पर्सन पर डे, मतलब वर्ल्ड बैंक के अनुसार पर पर्सन $1 अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, दैट वी कैन से। नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज पोवर्टी एस्टिमेट्स। एक नया टॉपिक है, इसमें ही है पोवर्टी एस्टिमेट्स। We will understand poverty estimates. Poverty estimate we will see. It is clear from the table 3.1. एक 3.1 का टेबल यहाँ दिया है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। दिस ये टेबल दिया है, टेबल 3.1 एस्टिमेट्स ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, एक लेखा जोखा है। यहाँ आप देख सकते हो, ईयर दिया हुआ है 1993-94, रूरल पोवर्टी रेशियो था 50.1, अर्बन का था 31.8, वही 2004-05 में था 41.8, अर्बन का था 25.7। मतलब आप देखते होंगे 1993-94 में 50.1 था, वही 2004-05 में 41.8 हो गया। मतलब कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? कम हो गया। मतलब प्राचीन काल से लेकर फ्रॉम एशियन टाइम टू नाउ अपना जो पॉवर्टी लाइन है वो कम हो रहा है। मतलब इंडिया इज़ डेवलपिंग अ गुड, मतलब हमारा गरीबी जो है वो कम हो रहा है। बाद में यहाँ टोटल दिया है दोनों का, बाद में यहाँ नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस दिए हैं। 1993-94 में 328.6 रूरल में थे, यहाँ 74.5 थे, टोटल था 403.7। तो ऐसा ईयर वाइज ये दिया है, ये आपने समझना है। One minute. Poverty estimates we are observing. It is clear from the table 3.1 that there is substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-05। वो हमने देखा है कि 1993-4 के तुलना में 2004-05 में हमारा गरीबी कम हुआ है। The proportion of people below poverty line further came down to about 21.9% in 2011-12। बाद में 2011-12 में और हमारा गरीबी कम हुआ है। मतलब जो भी हमारी सरकारें हैं इंडिया में, दे आर डूइंग बेस्ट वर्क। जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, मेल फीमेल, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कारण हमारा गरीबी नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है। If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years। अगर ऐसा ही गरीबी हमारा कम होता रहा तो आने वाले कुछ सालों में 20% और हमारा गरीबी कम होगा और हम रिच कंट्री कहलाएंगे, लाइक फॉरेन कंट्रीज। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, एक डिकेड 10 साल का होता है, पिछले 20 सालों में अच्छा गरीबी कम हुआ है। From 1973 to 1993, the number of poor declined from 407.1 million in 2004-05 to 269.3 million in 2011-12, with an average annual decline of 2.2% points during 2004 to 2011-12। इतना ये कमी इसमें आया है।
Next topic we will understand. देन वी विल अंडरस्टैंड वनरेबल ग्रुप. वनरेबल ग्रुप्स हमने देखा है, जैसे विडो वुमेन है या फिर हैंडीकैप लोग हैं जो डेवलपमेंट से दूर होते हैं. तो वनरेबल ग्रुप्स वी विल अंडरस्टैंड. The proportions of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. तो जो प्रोपोर्शन होता है गरीबी का वो सेम नहीं है. जो भी SC है, ST है, ओपन है, OBC है, कास्ट वाइज रिलीजन वाइज जो है वो गरीबी हर ग्रुप में कम ज़्यादा है. कोई कम है तो कहीं पर ज़्यादा है. सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड. तो सबसे ज़्यादा गरीब SC और ST रहते हैं. मैंने पहले से बोला है, बिकॉज SC और ST दिस ग्रुप फ्रॉम द एशियन टाइम्स दे आर लैकिंग इन एजुकेशन, दे आर लैकिंग इन इकोनॉमिकल कंडीशन. सिमिलरली among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural, agricultural labor households and the urban casual labor households. अब देखो पैसों के मामले में देखा जाए तो वनरेबल ग्रुप रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं जो खेती में काम करते हैं, एंड द अर्बन कॉजल लेबर्स जो शहर में जैसे कपड़े का दुकान हो, किराना दुकान या होटल में काम करने जो कॉजल लेबर्स होते हैं वो. The following graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. तो जो नीचे 3.1 टेबल है वो आपको दर्शाएगा कि परसेंटेज कितना है उनका. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 30, 48 out of 100 people belonging to scheduled tribes in rural areas are not able to meet their basic needs. मतलब जो भी ग्रुप है इंडिया में 30-48 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही होते हैं रूरल एरियाज़ में जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरी नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली 47% ऑफ कॉजल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, और 47% कॉजल वर्कर्स होते हैं शहर के जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाते हैं. अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, बाद में 50% लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर जिनका खुद का लैंड नहीं होता जो खेती पर काम करते हैं दूसरों के, एंड 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट होते हैं आर अल्सो पुअर. द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कॉजल वेज लेबर हाउसहोल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द scheduled caste or the scheduled tribe populations highlights the seriousness of the problem. मतलब सबसे ज़्यादा फेस प्रॉब्लम को किया जाता है बाय द SC एंड ST, scheduled caste and scheduled tribes. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe household, all the other three groups, that is scheduled caste, rural agricultural laborers and urban casual labor households, have seen a decline in poverty in 1990s. तो 1990 में
ये 3 कैटेगरी में भी डिक्लाइन हुआ है गरीबी, इनका भी गरीबी का प्रमाण अब कम होने लगा है। मतलब ये एग्रीकल्चर फार्मर, ये कॉजल लेबरर्स, ये भी अच्छा वर्क अभी कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, this was all about of this second part. Remaining part of this lessons we will continue in next topic, in next part. Till then, goodbye, have a nice day.